टॉपिक चल रहा है ना, प्रथम यूनिट चल रही है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये कॉलेज व्याख्याता में भी ये टॉपिक है। स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज स्कूल व्याख्याता और यूजीसी नेट, ये सब हर जगह ये टॉपिक आता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो यहाँ से हमने कितना पढ़ा है मैंने आपको पूरी रिवीजन करवा लेती हूँ। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे वो मैं बता दूँ। पहले आज हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे हमारे प्राचीन इतिहास में स्रोत में चल रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है। हमारा आज जो चल रहा है ब्राह्मण साहित्य चल रहे हैं, उसके अंदर वेद पढ़ दिए। बाकी वेद जो 4 वेद है ना, उसका डिटेल में हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य में। वैदिक काल है ना, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, वहाँ पूरे डिटेल से पढ़ेंगे वेद, चारों वेदों को। फिर ब्राह्मण ग्रंथ, वो भी पढ़ लिया हमने, और अनेक ये भी पढ़ लिया। अब उपनिषद, उपनिषद की जो इंपॉर्टेंट जानकारी और दारासिकों ने क्या कहा था वो पढ़ेंगे आज। उसके बाद वेदांग और क्षुत्र, ये 2 टॉपिक पूरा करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे महाकाव्य, जो महाभारत और रामायण है। उसके बाद धर्मशास्त्र, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पुरातात्विक स्रोत। और कहाँ से पढ़ रहे हैं वो मैंने बता दिया आपको। ये जो सौरभ चौबे की बुक है ना, प्राचीन इतिहास, वहाँ से पढ़ेंगे। आज वेदांत का टॉपिक है हमारा, और यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे उपनिषद पढ़ना है हमारा। और दारासिकों ने उपनिषदों की जो रचना की थी, कहाँ की थी, कब की थी, एक सम्मेलन भी बुलाया था दारासिकों ने, वो कहाँ बुलाया था, पूरी डिटेल से आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आज परीक्षा में आने लायक जो इंपॉर्टेंट तथ्य है ना वो बता रही हूँ, जो आप रट लेना, वहीं से एग्जाम में प्रश्न हमेशा वहीं से पुटअप होता है। और जहाँ तक मुझे पता है सौरभ चौबे की बुक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया। तो एक तो ये जो खंड बनाया ये आप देख सकते हो, एक तो मेहरगढ़ और एक हिंदुइज्म, ये मैंने पढ़ा दिया। हिंदुस्तान शब्द का जो उल्लेख मिलता है ना वो भी मैंने पढ़ाया था, ये भी देख सकते हो आप। ये पूरी पीडीएफ दे रही हूँ मैं, पूरा समझा रही हूँ। अभी वापस पूरा रिवीजन करूँगी जितना पढ़ाया है आपको। फिर बृहद भारत का कहाँ जहाँ वर्णन मिलता है वो पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मनु की जो सारणी है ना, सूर्यवंशम और चंद्रवंश, जो इन्होंने 2 बताए थे जनपद, इनकी ये डिटेल है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ से प्रश्न ये नहीं आया। वेद, उपवेद, प्रतिपादक, ये यहाँ तक कि रीट में भी यहाँ से प्रश्न आए, सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से प्रश्न आए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूरी रट लेना। ये सारनियाँ जो दी हुई है ना असिस्टेंट प्रोफेसर के, इसके अंदर सौरभ चौबे की बुक में। और ये सारणी, ये 5 सारणी मैंने बताई है, एक और ये सारणी, इनमें से 100% 3% पुट परमानेंट होंगे, क्योंकि ये अथॉरिटी बुक है। तो पहले मैंने जितना पढ़ा है वो सारा रिवीजन कर लूँ, फिर आपको बता दूंगी। और इसकी मैंने नोट्स आपको नहीं दिए तो ये भी आप देख सकते हो। तो मैंने पहले आपको पढ़ाया था भारत का नामकरण। नामकरण में 4 नाम बताए थे, जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, यंतु और भारतवर्ष, ये 5 नाम बताए थे। और इनकी पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी। तो जम्बूद्वीप कहाँ मिलता है तो वो मैंने बता दिया था, पुराणों और अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम जम्बूद्वीप को नाम मिलता है, जहाँ पृथ्वी के 7 द्वीप बताए गए, जिनमें से एक था जम्बूद्वीप। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया। इंडिया का नाम हमको कहाँ मिलता है तो इंडिया का नाम मैंने बता दिया, सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया था ना, वो किसने किया था, वो किया था हेरोडोट्स, जो इतिहास के जनक हैं, हेरोडोट्स ने किया था। लेकिन हेरोडोट्स ने किसके लिए किया था, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के लिए हेरोडोट्स ने किया था। उसके बाद जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया था ना, वो किसने किया था, वो मेगास्थनीज ने किया था। और पूरे हिंदुस्तान के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था मेगास्थनीज ने, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतवर्ष। जैसे भरतों का देश किसने कहा था, भारत नामक राजवंश में था ना, ये भरतों का देश था। भरतों का देश कहा था, यमुना और सरस्वती और यमुना नदियों के बीच में स्थान था ना, उसको भरतों का देश कहते थे या भारत कहते थे। और उसके बाद हमने पढ़े था यंतु। यंतु है ना, वो चीनियों ने भारत को यंतु कहा था। चीनियों ने जो भारत नाम है ना उसको यंतु कहा था। और किसने कहा था, जहांगीर और चांगकियान, 2 जो चीन के जो व्यक्ति थे, सम्राट थे या विद्वान थे, उन्होंने सेंधु शब्द का प्रयोग किया, जो सिंधु नदी का चीनी रूप है ना। तो यंतु भी कह दिया, इंडिया भी कह दिया मैंने आपको किसने प्रयोग किया था। उसके बाद हिंदुस्तान शब्द किसने प्रयोग किया था, तो ये 262 में ईरान के सासानी शासक थे ना, शाहपुर प्रथम। कौन थे, शाहपुर प्रथम, जिन्होंने नक्श रुस्तम अभिलेख में देश का नाम हिंदुस्तान बताया था। किस देश का, भारत के देश का नाम हिंदुस्तान बताया था। उसके बाद हमने देखा था हिंदुस्तान शब्द जो लेख है ना, ये नक्श रुस्तम अभिलेख, जिसके अंदर हिंदुस्तान शब्द मिलता है ना, ये 3 भाषाओं में था। कौन से 3 भाषाओं में था, एक तो था ईरानी, एक था ग्रीक, एक था यूनानी, 3 भाषाओं में ये वर्णित था। लेकिन ये जो अभिलेख था ना, इसके अंदर जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ ना, वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के लिए हुआ था, या उसके उप क्षेत्र के लिए हुआ था। लेकिन जो संपूर्ण भारत के उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था ना, ये 9वीं 10वीं शताब्दी में, एक इसका लेखक का पता नहीं है, लेकिन फारसी का एक ग्रंथ है हुड्डू अल आलम में हिंदुस्तान शब्द को, पूरे उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का इन्होंने पूरा जो बताया था। हिंदुइज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बताया। सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा था, जो आर्यों का पहला निवास स्थान था ना, ऋग्वेद में वंशमंडल, जो सप्त सिंधु प्रदेश वो था जो गंगा और यमुना दोनों नदियों के बीच में क्षेत्र था, उसे कहते हैं सप्त सिंधु।
है ना। और 10 शब्द भी बता दिया मैंने। और एत्रियन ब्राह्मण था ना, उसके अंदर भारत के 5 उपमहाद्वीपों में बांटा था। और इन्हीं 5 जैसे मैंने बताया था, मध्य देश, उत्तराखंड, प्रांत, अगर मेरे पहले वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लेना, उसके अंदर पूरी डिटेल मैंने पढ़ाई हुई है। और इन्हीं 5 देश थे ना, 5 भागों को किसने कहा था कि ये 5 इंडीज है या पंच भारत है, तो ये हैंसांग ने कहा था 5वीं शताब्दी में इनको 5 इंडीज कहा था। और अगस्त ऋषि थे ना, उसको दक्षिणी भारत में आर्यकरण का नाम दिया था। किसको दिया था? दक्षिणी भारत को। ये भी मैंने पढ़ा लिया आपको। और एक मनुस्मृति में भारत के 4 भाग बताए। कितने भाग बताए? 4 भाग, जिसमें मैंने बताया था ब्रह्माव्रत, ब्रह्म ऋषि और मध्य देश और आर्यावर्त, 4 देश बताए थे। तो आर्यावर्त का तो मैंने कह दिया था आपको कि मनुस्मृति में इसका वर्णन है आर्यावर्त का। और ये पूर्वी भारत, पूर्वी समुद्र या पश्चिमी समुद्र, यानी कि हमारी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? आर्यावर्त। और हिमालय और विंध्याचल की पर्वत की दोनों के बीच का क्षेत्र था ना, वो भी आर्यावर्त कहलाता था। ये किसके अनुसार था? ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि 2 समुद्रों के बीच या 2 पहाड़ों के बीच के क्षेत्र को आर्यावर्त कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ था। और विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ था कि 7 पर्वतों का उल्लेख था। उसके अंदर सबसे जो अच्छा पर्वत या महत्वपूर्ण पर्वत किसको माना था? सुमेरु पर्वत को माना था। और भारतवर्ष का जो वर्णन मिलता है ना, उसे क्या कहते हैं? भारतवर्ष समुद्र के उत्तर, यानी कि हमारा जो अरब सागर बंगाल खाड़ी की उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो भाग था वो भारतवर्ष कहलाता था। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ा था। और एक और इम्पोर्टेंट मैंने कहा था, भारतवर्ष, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मादेश, मध्य देश, आर्यवर्त का तो मैंने बता दिया। ब्रह्मावर्त वो था ना जो यहाँ सरस्वती या सरस्वती नदियों के बीच का क्षेत्र था ना, उसे क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त। ब्रह्म ऋषि था, वो मैंने बता दिया 2 आब क्षेत्र, जो सप्त सिंधु प्रदेश था, गंगा और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते थे? ब्रह्मादेश कहते थे। और ब्रह्मादेश यहाँ यही जो उसकी रचना हुई थी वेदों की, शायद ब्रह्म ऋषि जो गंगा यमुना नदियों के किनारे पे। उसके बाद जो भारतवर्ष अनुसार है ना, कुल 9 भाग बताए थे किसने? मत्स्य पुराण में। और राजशेखर ने कुमारी द्वीप की संज्ञा दी थी भारत द्वीप को। कितनी दी थी? क्या दी थी? कुमारी द्वीप की। उसके बाद वृहद भारत के जो सर्वप्रथम जो वर्णन मिलता है ना, वो हमें कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। वृहद भारत का प्रथम वर्णन मिलता है मत्स्य पुराण में। और वो जो मैंने देश तो बता दिए थे, ताम्रवती, ताम्रपणी यानी श्रीलंका, और कंबोडिया या फुयान, कम्बूज, मात्रा, इनकी इन सब का वर्णन था वृहद भारत में, और वो था मत्स्य पुराण में, उसको वृहद भारत नाम दिया था। और समुद्र पार के भारतीयों को द्वीपांतर कहा गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं पढ़ रही हूँ। अरब भूगोल शास्त्री मसूदी थे ना, अल मसूदी, ये भूगोल शास्त्री थे। इन्होंने 943 में लिखित पुस्तक कौन सी थी इनकी? सोने की चारागाह में भारत था ना, भारत वो भूमि और समुद्र दोनों तक फैला हुआ था। और उसकी सीमा है ना शैलेंद्र साम्राज्य तक, यानी वृहद, जावा, सुमात्रा और शैलेंद्र शासकों तक उसका क्या था? साम्राज्य विस्तृत था। ये मैंने पूरा आज जो जहाँ तक आज तक पढ़ा है ना, वो पूरा रिवीजन करवा लिया। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उपनिषद, है ना। उपनिषद में क्या है? उपनिषद है ना, ये आप देखोगे तो उपनिषद पढ़ेंगे, उसके बाद वेदांग पढ़ेंगे। ये वेदांग है, ये आप देख सकते हो 6 वेदांग है। उसका जो इम्पोर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम स्रोत सूत्र पढ़ेंगे, 2 मैंने कहा आज पढ़ेंगे। उसके 3 भाग है, ग्रह सूत्र, शोध सूत्र और धर्म सूत्र। और धर्म सूत्र के भी 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं? बोधायन है और गौतम इस धर्म प्रमुख धर्म सूत्र है ना, एक तो गौतम धर्म सूत्र है, दूसरा है बोधायन धर्म सूत्र, और ये आप स्तंभ है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा हुआ आप स्तंभ धर्म सूत्र और विष्णु धर्म सूत्र। और उसके बाद वशिष्ठ धर्म सूत्र, ये धर्म सूत्र थे। फिर वेदांग जिसे कहते हैं, कितने भाग है ये, किस किस के भाग थे, क्या था? फिर वेदांग 4, चौथा वेदांग है। सब वेदांगों के ही भाग है और उसी के अंदर सूत्र भी बताए हुए हैं। ये पूरी डिटेल है, यहाँ पढ़ेंगे हम। इम्पोर्टेंट जो दिया हुआ वो सारा पढ़ेंगे। अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आओ तो आप अपने जो क्वालिटी है ना 360 है वहाँ तक बढ़ा सकते हो, तो अच्छी क्वालिटी दिख जाएगी आपको। और क्योंकि अच्छी क्वालिटी में मुझे अभी वीडियो अपलोड करना नहीं आता, तो आप उसको क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। फिर उपनिषद अब हम पढ़ेंगे। और मेरा टेलीग्राम चैनल है मेहर टीचिंग, वहाँ भी आपको करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और कुछ न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे वो मैं वहाँ शेयर करती रहती हूँ। और जब ये सारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पूरे हो जाएंगे ना, तब सौरव चौबे की बुक से मैं पूरा जो प्राचीन भारतीय स्रोत है ना, उसके सारी PDF बना के आपको उस टेलीग्राम ऐप पे शेयर कर दूंगी जब पूरा टॉपिक हो जाएगा। तो उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। लेकिन वेदांत है ना वो किसके वैदिक साहित्य के भाग नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट अच्छी तरह याद रखना। उपनिषदों को तो वेदांत कहते हैं, लेकिन वेदांत या वेद है ना, उस वेद तो है लेकिन वेदांत इसके भाग नहीं है। किसके नहीं है? वैदिक साहित्य के। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है। तो पहला भाग हमने पढ़ लिया, दूसरा भाग भी पढ़ लिया, तीसरा भी पढ़ लिया, और 3-4 भाग है हमने बताया था कि वेदांत के 4 भाग।
तो पहला हमने पढ़ लिया था वेद, उसके बाद हमने पढ़ लिया ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और ये उपनिषद। इसका हमेशा कर्म ही पूछे थे, तो आप इनको कर्म अच्छी तरह याद रखना। ये अंतिम भाग है वेदांग का, और अंतिम भाग है उपनिषद। अंतिम भाग है किसका? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। तो वैदिक जिसके अंदर वेदांत नहीं आते हैं। भारतीय दर्शन की शुरुआत अरण्यक से होती है। चरम उपनिषद में वेद का ज्ञान कहा जाता है। उपनिषद में आत्मा एवं ब्रह्मा का वर्णन है। सबसे बड़ा उपनिषद वरदारक उपनिषद है, सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है। 108 उपनिषदों का उल्लेख मुंडको उपनिषद में मिलता है। किसमें? मुंडको उपनिषद में 108 उपनिषदों का वर्णन मिलता है। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों का ही अपना भाष्य लिखा था। किसमें? सिर्फ 10 पे लिखा था। उपनिषद है ना, देखो उपनिषद गद्य में भी अलग है, पद्य में भी अलग है, और गद्य पद्य दोनों में भी है। तो ये याद रखना, गद्य में मुंडक, श्वेतांबर, कंठ और ईशोपनिषद है ना, वो पद्य में है, ईशोपनिषद। फिर गद्य में, और ये पद्य लिखना था, मैंने गद्य लिख दिया, या पद्य में मांडुक्य, ऐत्रेयन और तैत्तिरीय, छंदोग्य, वरदारक, कौशिक की सबसे प्राचीन उपनिषद भी गद्य में, ये भी गद्य में। और सॉरी, ये गद्य दोनों लिखा हुआ है। तो मैं अभी मेरा ये जो कन्फर्म है ना, ये कन्फर्म कर लूँ। तो ये जो मुंडक, श्वेतांबर, कंठ और ईशोपनिषद है ना, ये पद्य में है, ये मेरे से गलती हो गई है। और उसके बाद गद्य है ना, ये मांडुक्य, ऐत्रेयन, तैत्तिरीय है ना, ये ऋग्वेद के उपभाग भी है। ऐत्रेयन और कौशिक, ये तीनों किसके भाग है? इसके, और ऋग्वेद के उपभाग भी है। और मांडुक्य, ऐत्रेयन और छंदोग्य उपनिषद सबसे छोटा, वरदारक सबसे बड़ा, कौशिक की सबसे प्राचीन उपनिषद भी गद्य में, ये सब गद्य भाग में है, और ये सब पद्य में लिखे हुए हैं। उसके बाद गद्य पद्य में सिर्फ 2 ही है। कौन है? कैन और उपनिषद। कैन और उपनिषद है ना, ये दोनों गद्य और पद्य में ही है। तो मैंने लिखा है वहाँ गद्य और पद्य दोनों में। कौन है? कैन और उपनिषद। ये उपनिषद का ही हम वर्णन पढ़ रहे हैं। तो उपनिषदों का जो डिटेल वर्णन है ना, वो देख सकते हो, क्योंकि ये मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ उपनिषद। तो दारासिकों ने 52 उपनिषदों का काशी के पंडितों की सहायता से फारसी में अनुवाद करवाया था। कितने? 52 उपनिषदों का। शेर अकबर यानी शेर अशराय के नाम से यह प्रथम अनुवाद। उनके अनुसार कुरान में किताब बिम मखनूम, छिपी हुई किताब के कारण जानना था, कि रहस्य को जानना था कि कौन सी किताब है, तो उसको जानने के लिए इसका अनुवाद करवाया था। 1646 में कश्मीर में गया और वहीं कीर्ति सुनी, और वहीं इसी वर्ष कश्मीर में उपनिषदों का एक सम्मेलन भी किया था। किसने किया था? दारासिकों ने। 1646 में उपनिषदों का एक सम्मेलन किसने किया था? दारासिकों ने किया था। 52 उपनिषदों का किसने फारसी में अनुवाद करवाया था? कश्मीर के, काशी के पंडितों द्वारा। तो दारासिकों ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर इस फारसी अनुवाद को बर्नियर था ना, फ्रांस ले गया। और आतिकविल दुपैरा ने उपनिषदों को 2 भाषा में अनुवाद किया। एक फ्रेंच में भी वहाँ हुआ था, दूसरी लैटिन भाषा में। 1801 में आउपनेक्ट उपनिषद को प्रकाशित किया। मैक्स मुलर ने उपनिषदों को समस्त मानवता के लिए वरदान कहा है। समस्त मानवता के लिए वरदान किसने कहा? मैक्स मुलर ने। तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं, मैंने बता दिया। वेद 600 से 200 में सूत्र शैली में 6 वेदांतों की रचना की गई। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र को उपांग कहा गया। और वेदांगों के नाम व कर्म से विवरण कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद में। अभी हमने पढ़ा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद था ना, वो क्या था? वो पद्य में लिखा हुआ। किस में लिखा? गद्य में लिखा हुआ। तो मुंडक उपनिषद है ना, सॉरी, ये पद्य में लिखा हुआ, क्योंकि मुंडक और मांडुक्य 2 उपनिषद है। मांडुक्य है ना, वो गद्य में है, और मुंडक है ना, ये पद्य में। दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, नाम एक समान है ना, उसी तरह से। फिर इसके क्या किस में वर्णन मिलता है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 4 है। और नासिका से शिक्षा को नासिका कहा गया, कल्प को हाथ कहा गया, व्याकरण को मुख कहा गया, निरुक्त को कान, छंद को पैर, ज्योतिष को आँख कहा गया। ये इसका जो अर्थ है। शिक्षा प्रथम, ज्योतिष है, ज्योतिष शिक्षा है ना, ये प्रथम है, और ज्योतिष है ना, वो अंतिम वेदांग के भाग है। अंतिम कौन सा भाग है? ज्योतिष। प्रथम कौन है? शिक्षा। वेदांग वैदिक साहित्य के भाग नहीं है, मैंने लिखा इंपोर्टेंट है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीन साहित्य प्रातिखात्य है। तो इसका पूरा डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। पहला ही जो वेदांग है ना, वो शिक्षा है, नासिका है। वैदिक स्वरों की उच्च शुद्ध उच्चारण हेतु विधि हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधी सबसे प्राचीन साहित्य प्रातिशास्त्र प्रातिशाख्य है। शिक्षा वेदांग की रचना वामजेय ऋषि ने की थी। किसने की थी? वामजेय ऋषि ने की थी। तो वेदों की जो रचना 6 वेदों की जो गद्य में सूत्र के रूप में किया गया है ना, सूत्र के रूप में। दूसरा है कल्प। इसमें कर्म कांडों से संबंधित विधि नियमों से संबंधित का उल्लेख है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा गया। सूत्र ग्रंथ है ना, वो सूत्र साहित्य मैंने पढ़ा, तो उनको ही क्या कहा गया? कल्प कहा गया। तो कल्प की रचना गौतम ऋषि ने की थी। किसने की थी? गौतम ऋषि ने। और वामजेय ऋषि ने किसने की थी? शिक्षा की रचना की थी। कल्प सूत्र को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें विधि व नियमों का
प्रतिपादन किया गया। सौत्र सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र, ये सूत्र कल्प सूत्र के ही भाग है। किसके भाग है? कल्प सूत्र के ही भाग है। तो सौत्र सूत्र, धर्म सूत्र, गर्म सूत्र, ग्रह सूत्र है ना, शूल्व सूत्र को सौत्र सूत्र का ही भाग मानते हैं। शूल्व सूत्र ये चिकित्सा, ये रेखा गणित से संबंधित कितना है, क्या है, वो आगे हम सब देखेंगे पूरा डिटेल से, क्योंकि ये वर्णन इंपॉर्टेंट है। अब सौत्र सूत्र है ना, ये कल्प सूत्र के भाग है, मैंने बता दिया तीनों, सौत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख धर्म सूत्र के भी भाग है। कितने, कौन कौन से हैं? गौतम सूत्र इसके, और इसके बोधायन धर्म सूत्र। तो अभी वीडियो बड़ा हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वापस कल्प सूत्र से स्टार्ट करके पूरा का पूरा डिटेल से यहाँ से हम आपको सारा पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो